Okay, good morning student. In previous lecture we have discussed about the pulmonary capacities and pulmonary volumes. Okay, today we will discuss about the exchange of gases. We know that very well that there are mainly two gases, oxygen and carbon dioxide. Oxygen और carbon dioxide have it are used in respiration. Okay, these two gases are used in respiration. तो आइए एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं कि जैसे एटमॉस्फेरिक जो एयर है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. ओके, जो क्या है एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. और इसका मतलब एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन व्हेन वी आर टेकिंग द व्हेन वी आर डूइंग द इनहेलेशन, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस यानी कंप्लीट एटमॉस्फेरिक एयर ही हमारे लंग्स के अंदर जाती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट होके जाएगी. इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसका मतलब कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेलेशन प्रोसेस करते हैं, उसमें नंबर ऑफ गैसेस जो है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है. लेकिन जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का. ठीक ऐसे ही एक्सहेलेशन के टाइम भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करते हैं और उस टाइम भी CO2 का ही लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है अदर गैसेस के कंपेयर में. तो आइए देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस बिहाफ पे होता है या कौन से फैक्टर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है. तो देखिए, सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर मेनली सिंपल डिफ्यूजन. ओके, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है. सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ द गैस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. तो देखिए कि इस सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए व्हाट आर द फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल. There are some factor which are responsible, which are contribute the role for the simple diffusion in the exchange of gases. यानी कि simple diffusion करने के लिए कुछ factors हैं वो responsible हैं. तो आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से factor हैं. तो देखिए, सबसे पहला जो factor है, this is the pressure and concentration gradient. First factor is the pressure and concentration gradient, which are responsible for the simple diffusion. Then the second factor is the solubility of gas or gases. ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी गैस सोल्यूबल होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा गैस जो है वो सोल्यूबल होगी, मोर सोल्यूबल है तो वो फास्टली डिफ्यूज़ करेगी, और अगर वो लेस सोल्यूबल है तो वो स्लोली डिफ्यूज़ करेगी. ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द सिंपल डिफ्यूजन. नाउ द थर्ड इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इसका मतलब कि जो एयर है जो कि एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट से जब लंग्स के अंदर आती है और लंग्स से जो फाइनल पार्ट है, दिस इज द एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई से जो एयर है वो फाइनली कहाँ एक्सचेंज होती है, ब्लड कैपिलरीज के साथ. इसका मतलब कि जो ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन है और जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है, इट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. यानी कि इनकी थिकनेस जितनी कम होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उतना ही अच्छा होगा. तो ये जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो मोस्टली थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है वो होनी चाहिए 1 माइक्रोमीटर से भी लेस. इस केस में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बड़े इजीली हो जाएगी. Okay, these are the mainly 3 factors which are responsible for the exchange of gases or for doing the simple diffusion. Okay, याद रखिएगा, these are mainly 3 factors. What are these? First, pressure concentration gradient. What is the meaning of gradient? The gradient means difference, means कि जो प्रेशर और कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहेगा, मतलब कि अगर एल्वियोलाई के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्रेशर कम होगा,
तो जो गैस है वो एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर करेगी। तो इस तरह से कि कंसंट्रेशन और प्रेशर डिफरेंस होना जरूरी है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो डिफ्यूजन है वो हाई कंसंट्रेशन टू या हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या फिर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी गैसेस की। उसके बाद देखिए सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, यानी कि किसी भी गैस की अगर सोल्युबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा सोल्यूबल है, तो वो फास्टली जो है वो डिफ्यूज करेगी। थर्ड इज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, जो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज वाला पार्ट है, these membrane if have the less than 1 micrometer thickness, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मतलब कि वो रहेगी, इजीनेस रहेगी। उसके बाद देखिए कि जो थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन है उसमें क्या है कि बाय डायग्राम अगर मैं बताऊं, ओके, दीज आर द 3 फैक्टर्स। आफ्टर इट there is one of the important topic but partial pressure, okay। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है, okay। what is the partial pressure? A pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called the partial pressure, okay। again I am repeating, the pressure contributed by a gas in a mixture of gases is called the partial pressure। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मिक्सचर ऑफ गैसेस की हम बात कर रहे हैं, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का मान लीजिए प्रेशर P है, ठीक है, और इसके अंदर डिफरेंट गैसेज है, जैसे ऑक्सीजन है, CO2 है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, सो मेनी गैसेज आर हियर। तो अगर हम इस प्रेशर को डिटरमाइन करें तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, P2 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड P3 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड P4 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। तो कहने का मतलब कि ये जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है किसी भी गैस का मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर, उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है, समझ में आया। यानी कि कोई इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर कंटेनर के वॉल पे एग्जर्ट करती है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ओके। जो सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डिपेंड करता है टोटली पार्शियल प्रेशर पे, किस गैस का कितना पार्शियल प्रेशर है उसके बिहाफ पे वो गैस जो है वो मूवमेंट करती है। जैसे बाय डायग्राम अगर मैं आपको बताऊं कि दिस इज द एल्वियोलाई एंड दिस इज द ब्लड कैपिलरीज, ओके। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये क्या है कि इट इज द थिन मेम्ब्रेन ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पे क्या है कि दिस इज द थिन मेम्ब्रेन ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम, ओके। तो यानी कि ये जो गैस है जो एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट है, जब भी वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर करेगी तो सबसे पहले वो क्या करेगी कि भैया जो एल्वियोलाई की स्क्वेमस एपिथेलियल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगी। उसके बाद क्या है, ब्लड कैपिलरीज और एल्वियोलाई के बीच में देयर इज सम स्पेस, दिस इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द थिन लेयर ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर, ओके। उसके बाद में क्या है, थर्ड वन इज द ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज के ऊपर भी एक थिन लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द एंडोथेलियम लेयर, दिस इज द एंडोथेलियल लेयर, ठीक है, दिस इज द एंडोथेलियम लेयर, ओके। तो किसी भी गैस को जब एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर ट्रांसफर होना होता है तो इट क्रॉसेस मेनली 3 लेयर्स, उसको 3 मेम्ब्रेन क्रॉस करनी होती है। कौन कौन सी, एल्वियोलाई की स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन द एल्वियोलाई लेयर्स एंड ब्लड कैपिलरीज, एंड थर्ड इज द एंडोथेलियम लेयर ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। तो ये 3 लेयर्स हैं जो ये क्रॉस करती हैं। अब ये देखिए कि जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर एंटर हुई, ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर जैसे ही लंग्स के अंदर एंटर होती है, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो एल्वियोलाई के अंदर ज़्यादा होगा,
पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, वो ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगी कहाँ से, एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ओके, समझ में आया। जो ऑक्सीजन की मूवमेंट है एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर, इसका रीज़न क्या है कि भाई जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आई है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है कंपेरेटिवली ब्लड कैपिलरीज से, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ ट्रांसफर कर रही है तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कम है, लेकिन जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से आ रही है इसका मतलब यहाँ पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है। ठीक, इसके अपोजिट ही ब्लड कैपिलरीज के अंदर CO2 प्रेजेंट है, और CO2 जो है वो इन 3 मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हुए एल्वियोलाई के अंदर पहुंचती है। इसका मतलब कि जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और एल्वियोलाई के अंदर है, इसलिए जो CO2 है वो मूव कर रही है ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई के अंदर। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर है, और अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन द गैस आर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है इसलिए ये हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूव करती है। आगे हम इनकी वैल्यूज़ भी देखेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर है उनकी कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं। तो देखिए क्या है कि जो NCERT बुक है उसमें भी आपके एक डायग्राम एक टेबल शो कर रखी है जिसके अंदर पार्शियल प्रेशर को शो किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले जो एल्वियोलाई है इसके अंदर जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, 140, ओके 140। दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ओके, और CO2 का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है। ठीक है, तो देखिए जो ब्लड कैपिलरीज है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर है 45 है, और जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर है वो 40 है। अब ये देखिए यहाँ पे 140 है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो जो ऑक्सीजन है और यहाँ ब्लड कैपिलरीज के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है, 40 है। तो अब नेचुरल सी बात है कि जो ऑक्सीजन है वो मूव करेगी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे जो CO2 है उसका पार्शियल प्रेशर 45 है, यहाँ पे 40 है, तो जो CO2 है वो मूव करेगी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब देखिए जो ब्लड आ रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है, ब्लड की मूवमेंट ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हम जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो CO2 है उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली ऑक्सीजन के। जैसे ही ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है उसके बाद ये ब्लड यहाँ से जब रन करेगा तो यहाँ जो ब्लड मिलेगा दिस इज द ऑक्सीजनेटेड। इसका मतलब अब इस ब्लड के अंदर क्या है, O2 है वो ज़्यादा है। अब यहाँ पे O2 है उसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 95, और यहाँ पे जो CO2 है उसका कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने से क्या हुआ कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई है, वो 40 से 95 हुई है, और CO2 जो कि एल्वियोलाई में ट्रांसफर हुई है उसके कारण भी यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर कम होगा CO2 का, वो 45 से 40 की रेंज में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो ब्लड है ये क्या करेगा कि भाई जो हमारा हार्ट है, चलो नेक्स्ट डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दीज आर द पार्शियल प्रेशर एट द टाइम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद देखिए क्या है कि जो डायग्राम है एक वो क्लियरली मेंशन कर रहा है, तुम्हारी NCERT बुक में भी है, तो NCERT बुक में आप ध्यान से देखना कि दिस इज द एल्वियोलाई, ओके, दिस इज द एल्वियोलाई। अब देखिए एल्वियोलाई और दिस इज द आवर हार्ट, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द टिश्यू, ये टिश्यू है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि जो हार्ट से ब्लड ये लेके जाएगी वो कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन है। जैसे ही उसे लंग्स से ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में जो ब्लड है
वो पल्मोनरी वेन्स जो है वो कहाँ लेके आती है, हार्ट में लेके आती है। पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाती है, लंग्स में। पल्मोनरी वर्ड का मतलब क्या होता है कि रिलेटेड टू लंग्स, यानी ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। वहां से जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा उसे ऑक्सीजन मिलेगी ब्लड को, और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होने के बाद में वहां से पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन है, वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टमेटिक आर्टरीज की हेल्प से, किसकी हेल्प से, सिस्टमेटिक आर्टरीज की हेल्प से किस में आएगा, टिश्यूज के अंदर आएगा। ठीक है, टिश्यू से लेके आएगी, यानी कि इस सिस्टमेटिक आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है उसमें फुल ऑफ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो टिश्यू है या जो सेल्स हैं वो अपनी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के कारण क्या करेगी कि यहाँ से ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी ब्लड से और रिलीज करेगी CO2। तो अब ये जो ब्लड जैसे ही यहाँ टिश्यू से होते हुए जाएगा, अब इसके अंदर क्या है, CO2 की अमाउंट ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो अब टिश्यू से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो टिश्यू और सेल्स अपनी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कंज्यूम करेंगे और अपोजिट में क्या करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे। अब ये CO2 ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगी और ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ठीक है, अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगी कि जो सिस्टमेटिक वेन है वो हार्ट के अंदर पहुंचाएगी। ठीक है, हार्ट के अंदर लेके जाएगी, समझ में आया। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सिस्टमेटिक वेन की हेल्प से हार्ट के अंदर आएगा, हार्ट से फिर दोबारा से पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स के कांटेक्ट में लेके जाएगी, एल्वियोलाई के कांटेक्ट में लेके जाएगी, और वहां से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेनली 2 साइट्स है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेनली 2 साइट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, एल्वियोलाई एंड ब्लड। ठीक है, जो प्राइमरी साइट है वो क्या है, दिस इज द प्राइमरी साइट क्या है, प्राइमरी साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, एल्वियोलाई और ब्लड, जो कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर रन कर रहा है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड रन कर रहा है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसके अंदर ट्रांसफर हो रही है ब्लड के अंदर और CO2 एल्वियोलाई के अंदर जा रही है। उसके बाद जो सेकंड साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो क्या है, ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, क्या है, ब्लड एंड टिश्यू। इसके बाद क्या है कि जो ब्लड जो कि आ रहा है हार्ट से आ रहा है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब यहाँ पे भी क्या होगा कि ये ब्लड ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को प्रोवाइड करेगी और टिश्यू से जो CO2 है वो इस ब्लड के अंदर मिक्स हो। तो आपको याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो बॉडी के अंदर है वो मेनली 2 साइट्स है, 1 साइट इज द एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज एंड सेकंड इज द ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यूज। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब देखिए, हम मेनली बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब दोनों जो मेनली गैसेस है ऑक्सीजन और CO2, इसमें हम मेनली सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो देखिए क्या है कि एल्वियोलाई से जैसे ही ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, हम यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो ब्लड कैपिलरीज जो है, ठीक है, इसमें जब ऑक्सीजन गैस एंटर होती है तो ये जो RBCs प्रेजेंट है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर, इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन गैस क्या करती है, इस हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है, बाइंडिंग करती है और क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन। अब देखिए ओके, अब ये देखिए अगर हम जो ऑक्सीजन गैस है उसका टोटल 100% के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि 100% में से जो 97% है वो आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सीजन, ओके, और जो 3% है वो सोल्यूबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, यानी कि प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज द आरबीसीज और यहां पे क्या है, दिस इज द प्लाज्मा, ठीक है। तो यानी कि जो 97% है ठीक है, ओके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ओके, ठीक है। तो ये 97% जो आरबीसीज हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है, और जो डिसॉल्व फॉर्म है वो 3% ऑक्सीजन का वो प्लाज्मा के थ्रू कैरी किया जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये टोटल 100% है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि टोटल ऑक्सीजन जो है 97% वो आरबीसीज ट्रांसफर करती है और 3% ऑक्सीजन का वो प्लाज्मा ट्रांसफर करता है ब्लड के अंदर। तो इस तरह से जैसे ही ऑक्सीजन जो है वो यहाँ ब्लड कैपिलरीज में पहुंचती है तो आरबीसीज है वहाँ क्या प्रेजेंट है, देयर इज ए बिग आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, ओके, एंड दिस इज द हीमोग्लोबिन। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एक साथ बाइंड कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और बाइंड होने पे क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। अब ये देखिए कि ये जो बाइंडिंग है ये भी पार्शियल प्रेशर पे ही डिपेंड करती है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर उस टाइम हाई रहता है जब वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। लेकिन जो अदर फैक्टर है जैसे कि हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, और क्या है उसके बाद में क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये 3 फैक्टर हैं जो कि इस बाइंडिंग को डिसोशिएट करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं जो वो CO2 का पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर ग्रेडियंट और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये तीनों फैक्टर क्या करते हैं कि इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। अगर वहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। और वैसे आपको बता दें कि जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है, बाइंडिंग एफिनिटी, वो ऑक्सीजन के लिए सबसे कम है, उससे ज़्यादा CO2 के साथ है, और सबसे ज़्यादा इसकी बाइंडिंग एफिनिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। यानी कहने का मतलब अगर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है लेकिन वहां पे क्या है CO2 की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाती है तो वो ऑक्सीजन को छोड़ के CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा, और अगर वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ सबसे ज्यादा है, उससे कम CO2 पे, और सबसे कम जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है कि अगर हम टोटल 100% कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि 100% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, तो ये भी परसेंटेज बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट है। इसमें देखिए जो 20 to 25% है वो क्या है, दिस इज दी dissolved form
इन प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा के अंदर ये 20 to 25% कैरी की जाती है। उसके बाद क्या है, दिस इज 70% डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बाय द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, 70% बाय द कार्बोनेट आयंस, और 7% जो है दिस इज बाय द आरबीसीज। ओके, आरबीसीज हैं वो कितना परसेंट इसको कैरी करती है, दिस इज द 7%, ठीक है। Okay, sorry, this is the 20-25% in the carried by the RBCs and 7% by the plasma, ठीक है। This is the ratio, याद रखना है आपको। 20 to 25% जो है वो आरबीसीज कैरी करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, 70% जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस कैरी करते हैं, और 7% है वो प्लाज्मा में कैरी की जाती है इन डिजोल्व फॉर्म। तो आइए थोड़ा सा केयरफुली हम डिस्कस करते हैं कि ये जो तीनों फॉर्म है ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें आरबीसीज में कैरी की जाती है। दिस इज द एल्वियोलाई, दिस इज द ब्लड कैपिलरीज। हम थोड़ा ब्लड कैपिलरीज का डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं कि थोड़ा क्लियर हो जाए। ओके, दिस इज द ब्लड कैपिलरीज। ओके, अब ये देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं ये यहाँ पे क्या है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है, 40 है। यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 45 है। तो CO2 जो है वो क्या हो रही है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर एल्वियोलाई के अंदर पहुँच रही है। इसका मतलब ये जो ब्लड है ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, समझ में आया, कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये देखिए ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे क्या है कि देयर आर ऑल्सो आरबीसीज प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, देयर आर आरबीसीज, ठीक है, ये क्या है, आरबीसीज है। अब देखिए जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हुआ, वैसे ही क्या है कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, डिसोशिएट करेगा। डिसोशिएट करने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट होगी और हीमोग्लोबिन है वो सेपरेट होगा। कब, जब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ब्लड के अंदर, इस केस में। तो उस टाइम क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर हियर। तो उस केस में क्या होगा कि ये बनाएगा कार्बोमाइनो एसिड। ओके, तो अब ये देखिए कि जो आरबीसीज है उसके अंदर भी क्या है, CO2 प्रेजेंट है, CO2 है, और जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है वो कहाँ बना है, आरबीसीज में बना है। तो मेनली हम पहले आरबीसी की बात करें, आरबीसीज में कैसे रिएक्शन होती है। तो जो आरबीसीज के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है आरबीसीज में, क्या होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोशिएट करेगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और हीमोग्लोबिन जो है वो किसके साथ बाइंड कर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये क्या बनाएगा, कार्बो अमीनो, ठीक है। और इससे इसकी फॉर्मेशन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन है, दिस इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम है, दिस इज दी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। ये एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसकी कंसंट्रेशन